In this lecture, we will going to discuss the biological energy in detail, in which we can discuss about how we can produce, how we can generate biogas by using biomass digestion process. So, in biological energy, biogas is generated through a process of an anaerobic digestion of biomass. Anaerobic means होता है in the absence of oxygen. ऐसा डाइजेशन प्रोसेस करें जहाँ पे कि ऑक्सीजन ना हो, unavailability of oxygen, the process which exists in the absence of oxygen. So biogas is generated through a process of an aerobic डाइजेशन ऑफ बायोमास. बायोमास का एनारोबिक डाइजेशन मतलब बायोमास का जो डाइजेशन करते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ नोन एज एन एरोबिक प्रोसेस. तो वी विल डू द बायोगैस जनरेशन बाय द डाइजेशन ऑफ बायोमास in the absence of oxygen to get the biological energy. Biomass is organic matter produced by plants, both terrestrial, those grown on land, and aquatic, those grown in water, and their derivative. तो जो बायोमास में जो ऑर्गेनिक मैटर यूज़ होते हैं वो हमें प्लांट से मिलते हैं. वो दोनों तरह के प्लांट जो कि पानी में भी होते हैं और पृथ्वी की धरा पे भी होते हैं, धरती पे भी होते हैं, जो ज़मीन में भी होते हैं और पानी के अंदर भी होते हैं. इस तरीके की वनस्पतियों से हम बायोमास के ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं. इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट क्रॉप्स एंड रेजिड्यूज क्रॉप्स ग्रोन स्पेशली फॉर देयर एनर्जी कंटेंट और एनर्जी फॉर्म्स एंड एनिमल मैन्योर. इसमें जो है जंगल से जो हमें पत्तियाँ, लकड़ी, इस तरह के जो मिलते हैं, जंगल से जो बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है, वेस्टेज जो मिलते हैं, वो क्रॉप ग्रोन स्पेशली फॉर देन, और स्पेशली कुछ क्रॉप्स ऐसी पैदा की जाती हैं स्पेशली जिनका की उपयोग हम बायोमास में करते हैं. और इसमें एनिमल मैन्योर भी यूज़ करते हैं. जानवरों का जो काऊ डंग वगैरह होता है वो सब भी हम यूज़ करते हैं. गाय भैंस का गोबर भी यूज़ करते हैं. बायोमास कैन बी कंसिडर्ड एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बिकॉज प्लांट लाइफ रिन्यूज़ एंड एड्स टू इट्स सेल्फ एनर्जी ईयर. तो बायोमास भी एक तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, क्योंकि इसमें हम प्लांट्स की पत्तियाँ, पेड़ पौधों की, वनस्पतियों का जो वेस्टेज है उसको यूज़ करते हैं और ये हमें हमेशा निरंतर पूरे साल मिलता रहता है. इसलिए बायोमास इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स. अब एडवांटेज क्या है बायोगैस टेक्नोलॉजी के? द फर्स्ट एडवांटेज इज इट प्रोवाइड्स अ बेटर एंड चीपर फ्यूल कुकिंग, लाइटिंग एंड फॉर पावर जनरेशन. ये जो है बहुत ही सस्ता एक साधन है बायोगैस, जिससे कि खाना बनाना बहुत सस्ता हो जाता है. मैक्सिमम जो बायोगैस जनरेशन का यूटिलाइजेशन है वो खाना बनाने के लिए, जैसे कि हम एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, उसका ये बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है. गांव वगैरह में चूँकि गोबर वगैरह और वनस्पति वगैरह प्रचुर मात्रा में मिलती है, तो उससे हमें गोबर गैस, बायोमास अच्छी मात्रा में मिल जाता है, जिससे कि हमें गोबर गैस प्रोडक्शन में बहुत ही सुविधा होती है और इससे खाना बनाने में बहुत ही मदद मिलती है. लाइटिंग पर्पज़ के लिए भी इसको यूज़ करते हैं और पावर जनरेशन के लिए भी बायोगैस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है. सेकंड एडवांटेज है इट प्रोड्यूसेस गुड क्वालिटी इनरिच्ड मैन्योर टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी. जो इसका वेस्टेज निकलता है, जैसे कि हम जब बायोगैस में हम स्लरी बनाते हैं तो गोबर और पानी को मिक्स करके स्लरी बनाते हैं, और जब इसका वेस्टेज निकलता है जो तो वो इस फॉर्म में रहता है कि जिसके कि उसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, जो भी चीज़ें खाद में हमें ज़रूरत होती है खेत की उपजाऊ क्षमता बचाने के लिए, वो बचा रहता है. तो जब इसको हम एक बार यूज़ कर लेते हैं, दोबारा फिर से रीयूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जो वेस्टेज निकलता है गोबर का, वो उसमें अभी भी इतना पोटेशियम, नाइट्रोजन और सारे फर्टिलिटी के लिए जो भी उपयोगी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मौजूद रहते हैं, जिससे कि हमारे खेत का उपजाऊ क्षमता बढ़ती है डालने से. तीसरा, इट प्रूव्स एन इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट वे फॉर सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, इम्प्रूविंग द हाइजीन कंडीशन.
इससे गांव देहात के एरिया में जो इंसानों का द्वारा जो गंदगी जो निकला होता है, एक्सक्रीटा जिसे को बोलते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, उसका भी एक तरीके से साफ़ सफाई हो जाता है, क्योंकि इसको भी हम बायोमास की तरह बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर लेते हैं स्लरी में। तो उससे क्या है कि इट विल इम्प्रूव द हाइजेनिक कंडीशन ऑफ द विलेजेस एंड अराउंड। फोर्थ एडवांटेज है, इट जनरेट्स सोशल बेनिफिट सच एज रिड्यूसिंग बर्डन ऑन फॉरेस्ट फॉर मीटिंग कुकिंग फ्यूल बाय कटिंग ऑफ ट्री एंड फ्यूल वुड। इससे क्या होता है, जैसे गांव देहात में लोग खाना बनाते हैं तो सुबह के टाइम में निकल जाते हैं जंगल से लकड़ी, जो सूखी लकड़ियाँ और पत्ते होते हैं वो तो ले ही आते हैं, प्लस खाना बनाने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काट के भी लकड़ियाँ इकट्ठे करते हैं। तो इससे डिफॉरेस्टेशन हमारा रुक जाएगा। अगर बायोगैस एक अच्छा सब्स्टिट्यूट गांव में लोगों को मिल जाएगा तो लोग क्यों पेड़ों को काटेंगे। तो इससे बहुत अच्छा एडवांटेज एक ये मिलता है हमें कि इससे डिफॉरेस्टेशन पे रोक लगती है, वनों को काटने से लोग रुक जाते हैं। पांचवा जो फिफ्थ है, इसमें एज ए स्मोकलेस डोमेस्टिक फ्यूल इट रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ आई एंड लंग डिजीज। इट विल वर्क जस्ट लाइक आवर एलपीजी गैस सिलेंडर गैस। तो जो हम घर में यहाँ पे एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, एकदम उसी तरीके से इसका भी फ्लेम होता है, दैट इज़ स्मोकलेस फ्लेम। तो इससे जो धुआं नहीं होगा तो इससे हमारी आँखों को और फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा। इट आल्सो हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। और जब बायो गैस प्लांट लगते हैं तो इससे क्या होता है, इसमें काम करने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। नाउ द बायोगैस इट्स एंड इट्स कंपोजिशन। बायोगैस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बायोगैस कंटेन्स 55 to 70% मीथेन एंड 30 to 45% कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फेट। तो बायोगैस में 55 से 70% मीथेन होता है, 30 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और थोड़ी मात्रा में N2H2 और H2S गैसेस होती हैं। इट इज़ लाइटर दैन द एयर एंड हैज़ ए इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 700 डिग्री सेल्सियस। ये हवा से हल्की होती है और इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जो ज्वलनशील टेम्परेचर होता है, वो लगभग जो है 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम इज़ 870 डिग्री सेल्सियस। और इसके जो फ्लेम होता है उसका टेम्परेचर होता है 870 डिग्री सेल्सियस। और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है जो वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 4713 किलो कैलोरी पर क्यूबिक मीटर। अब कंटेंट ऑफ मीथेन इन बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम डिफरेंट फीड स्टॉक्स। तो अब इसमें चूंकि मीथेन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है इस गैस में, तो इसमें जो भी हम जो बायोमास में जो हम मटेरियल डालते हैं बायोगैस बनाने के लिए, तो जो भी हम स्टॉक लेते हैं उसमें कंटेंट दिया हुआ है कि बायोगैस में मीथेन गैस में बायोगैस मीथेन का कितना परसेंटेज होता है। तो जो कैटल मैन्योर हम लेते हैं, जो काऊ डंग वगैरह हम लेते हैं, उसमें जो होता है 54 से 56% होता है हमारा मीथेन। पिग मैन्योर जो हम सुअर का मैन्योर लेते हैं उसमें होता है 57%। पोल्ट्री मैन्योर जो पोल्ट्री फार्म से निकलता है उसमें होता है 55%। फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म यार्ड से जो है 55%। स्ट्रॉ जो यूज़ करते हैं उससे हमें मिलता है 55%। ग्रास से हमें मिलता है जो उसमें होता है 60% जो है मीथेन होता है। और लीफ जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं उनमें जो है हमें 58% परसेंटेज रहता है मीथेन का। किचन से जो वेस्ट निकलता है उसमें 50 to 52%। और ह्यूमन एक्सक्रीटा जो इंसानों से जो गंदगी निकलती है गांव देहात में जो लोग करते हैं, और उसमें होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा में होता है 60% मीथेन होता है। नाउ द कंपैरिजन ऑफ बायोगैस विद अदर फ्यूल। नेम ऑफ फ्यूल एंड यूनिट एंड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। अब जो गोबर है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 4713 गोबर गैस प्लांट की जो बनाते हैं। केरोसिन ऑयल जो हम यूज़ करते हैं और प्रेशर स्टोव में, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है
9122। फायरवुड, जो हम जंगल से लकड़ियाँ लाते हैं और जो ओपन चूल्हे में जलाते हैं, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 4700। काऊ डंग केक, जो गाय के गोबर से हम बनाते हैं, उपल बोलते हैं उसको, या कंडा बोलते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 2092, भी हम ओपन चूल्हा में यूज़ करते हैं। चारकोल भी ओपन चूल्हा में यूज़ करते हैं, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6930। सॉफ्ट केक, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6292 किलो कैलोरी, ये भी ओपन चूल्हा में हम लोग यूज़ करते हैं। फिर ब्यूटेन एलपीजी जो होती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है 10882 किलो कैलोरी। फिर कोल गैस, जो कोयले से जो गैस हमें मिलती है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 4004। और इलेक्ट्रिसिटी से जो हम यूज़ करते हैं, हॉट प्लेट वगैरह यूज़ करते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 860 किलो कैलोरी। तो ये कंपैरिजन दिया हुआ है बायोगैस विद अदर फ्यूल्स। Now come to the next point is process of biogas generation. So there are two kind of processes related with biogas generation. First one is wet process and second is dry process. तो wet process में जो मैंने आपको बताया, anaerobic digestion process करते हैं, anaerobic which is done in the absence of ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये जो डाइजेशन प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं एनएरोबिक डाइजेशन। Biogas is produced by the bacterial decomposition of wet sewage sludge, animal dung और green plant in the absence of oxygen। तो क्या करते हैं बायोगैस में, गाय का गोबर या भैंस का गोबर, एनिमल डंग और वेट सीवेज स्लज जो होता है, जो सीवेज से जो स्लज निकलता है उसको, और ग्रीन प्लांट, जो प्लांट होते हैं, वनस्पतियाँ जो होती हैं, उनको मिक्स करके हम जो है उनको डिकम्पोज करते हैं। फीड स्टॉक लाइक वुड शेविंग, स्ट्रॉ एंड रिफ्यूज़ में बी यूज्ड बट डाइजेशन टेक मच लॉन्गर। इसमें अगर हम वुड शेविंग्स और स्ट्रॉ और यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या है, डाइजेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सेकंड प्रोसेस जो है दैट इज़ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर solution by natural yeast. After 30 hours of fermentation, the brew or beer contains 6 to 10% alcohol, and this can readily removed by distillation. Traditionally, the fibrous residue from plant crops like sugarcane, bagasse have been burned to provide the heat. Suitable feedstock include crushed sugarcane and beet fruit, etc. नेक्स्ट जो होता है, जो ड्राई प्रोसेस में ये पायरोलिसिस होता है। ए वाइड रेंज ऑफ एनर्जी रिच फ्यूल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रोस्टिंग ड्राई वुडी मैटर लाइक स्ट्रॉ एंड वुड चिप्स। द मटेरियल इज फेड इनटू अ रिएक्टर वेसल और रिट्रॉट इन ए पल्वराइज्ड और श्रेडेड फॉर्म एंड हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। As the temperature rises, the cellulose and lignin break down to simpler substances which are driven off, leaving a char residue behind. This process has been used for centuries to produce charcoal. तो इस तरीके से चारकोल भी जो है बनाया जाता है। तो ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेन इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ बायोमास और बायोगैस जनरेशन कैसे होता है और कितने तरीके के बायोगैस प्लांट हैं। तो रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर बायोगैस फर्मेंटेशन, ये मैनर है, द काइंड ऑफ मटेरियल इन इज़ अवेलेबल फ्रॉम एनिमल वेस्ट एंड पोल्ट्री वेस्ट, इसको बोलते हैं मैनर। द मैनर फ्रॉम ह्यूमन कैटल, चिकन एंड पिग्स आर सब्जेक्ट टू इनहेबिटेशन व्हेन फर्मेंटेड विदाउट अदर कार्बन सोर्सेज। तो एक तो रॉ मटेरियल ये है। दूसरा रॉ मटेरियल है प्लांट्स। Most of the plants of the grass family can be used for fermentation, both aquatic और terrestrial। तो
पानी में रहने वाले और ज़मीन पर दोनों तरीके के प्लांट भी यूज़ करते हैं। पहला क्या हो गया, मैनर हो गया, जो कि हमें मनुष्यों से, जानवरों से, चिकन से और सुअर से मिलता है। दूसरा प्लांट हो गया, ऐसे प्लांट जो कि पानी में भी होते हैं और ज़मीन पर भी होते हैं। तीसरा हो गया इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर। जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर, जो इंडस्ट्रीज से गंदा पानी निकलता है, उसको भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग बायोगैस। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग, बायोकेमिकल फार्मेसी, पेपर मेकिंग एक्सेट्रा कैन बी ट्रीटेड बाय एनएरोबिक फर्मेंटेशन। तो जितना इंडस्ट्री से, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से या बायोकेमिकल फार्मेसी इंडस्ट्री से या पेपर मेकिंग इंडस्ट्री से जो भी हमारा वेस्ट वाटर निकलता है, उसको भी हम एनएरोबिक फर्मेंटेशन में यूज़ करते हैं। बाय यूटिलाइजिंग टू ऑर्गेनिक वेस्ट वी कैन प्रोड्यूस बायोगैस बाय एनएरोबिक डाइजेशन। एंड फोर्थ इज ऑर्गेनिक मैटर इन म्यूनिसिपल वेस्ट। तो म्यूनिसिपल वेस्ट हम लोग का हाउस होल्ड वेस्टेज जो निकलता है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले ले जाते हैं, उसको भी हम इस बायोगैस जनरेशन के लिए यूज़ करते हैं। दे आर इन सॉलिड एंड इनऑर्गेनिक कंटेंट्स नीड सेपरेशन। ऑर्गेनिक मैटर इज अवेलेबल इन म्यूनिसिपल वेस्ट। बाय यूटिलाइजिंग दिस ऑर्गेनिक मैटर बायोगैस कैन बी प्रोड्यूस। तो उसमें से क्या है, हम ऑर्गेनिक मैटर निकाल लेते हैं और उसको हम बायोगैस जनरेशन के लिए फिर यूटिलाइज करते हैं। तो ये 4 तरीके के हमारे हो गए रॉ मटेरियल जो कि बायोगैस फर्मेंटेशन के लिए यूज होते हैं। पहला मैन्योर, दूसरा प्लांट्स, तीसरा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर एंड चौथा हो गया हमारा ऑर्गेनिक मैटर इन म्युनिसिपल वेस्ट। नाउ द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ बायोगैस प्लांट। अब बायोगैस प्लांट हमें गांव में बनाना है, तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, उसका लोकेशन, उसका जोग्राफिकल लोकेशन, कि किस जगह पर बायोगैस प्लांट बनाना हमारे लिए ज़्यादा कारगर होगा। तो इसका सिलेक्शन जो है बहुत केयरफुली हम करते हैं। केयरफुल सिलेक्शन ऑन द बेस्ट साइट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए बायोगैस यूनिट शुड बी डन फॉर एवरी बेनिफिशियरी। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। जो आगे हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, इस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि बायोगैस प्लांट हम गांव में किस जगह पर लगाएं। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लांट एंड द साइट ऑफ गैस कंजम्पशन और किचन शुड बी लेस टू मिनिमाइज कॉस्ट और गैस पाइपलाइन एंड गैस लीकेज। अगर हम बायोगैस प्लांट इस पर्पज़ से लगा रहे हैं कि हम उस बायोगैस को यूज़ करेंगे अपने कुकिंग पर्पज़ के लिए, तो बायोगैस प्लांट का जो दूरी है वो किचन से बहुत ज़्यादा ना हो, जिससे कि कम से कम टाइम में गैस पहुंच सके, और गैस पाइपलाइन की भी लेंथ इतनी ज़्यादा ना हो जिससे की वजह से लीकेज की संभावना बढ़े। फॉर ए प्लांट ऑफ कैपेसिटी 2 क्यूबिक मीटर द ऑप्टिमल डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। एक प्लांट में जिसमें 2 क्यूबिक मीटर अगर हमें चाहिए, तो हमें कम से कम 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज इट शुड बी नियर द कैटल शेड टू मिनिमाइज द डिस्टेंस फॉर कैरिंग कैटल डंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो जहाँ हमारा तबेला होता है, जहाँ पे गाय भैंस हमारी बनती है, उसके पास रहे, जिससे कि हमें गोबर, जो पानी और गोबर का स्लरी चूँकि बनाना होता है, तो गोबर जो है प्लांट तक ले जाने में हमें ज़्यादा दूरी ना तय करनी पड़े। तीसरा पॉइंट है देयर शुड बी इनफ स्पेस फॉर स्टोरेज ऑफ डाइजेस्टर सली और कंजम्पशन और कंपोस्ट पिट। इतना कम से कम इतनी जगह होनी ज़रूरी है कि डाइजेस्टर स्लरी को जो है हम आसानी से जो है स्टोर कर सकें और कंपोस्ट पिट का कंस्ट्रक्शन हो सके। चौथा, इट शुड बी 10 to 15 मीटर अवे फ्रॉम एनी ड्रिंकिंग वाटर वेल टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। अब गांव में कहीं आसपास अगर नदी है या तालाब है या पीने के पानी का कुआं वगैरह जो गांव में होता है, अगर वो है, तो वहाँ से कम इसकी दूरी 10 से 15 मीटर की हो, जिससे कि उस कुएं, नदी या तालाब का पानी कंटेमिनेट ना हो पाए, पोल्यूटेड ना हो पाए। फिफ्थ पॉइंट इज द एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम रूट्स ऑफ ट्रीज विच आर लाइकली टू क्रीप इनटू द डाइजेस्टर एंड कॉज डैमेज। जो बड़े बड़े बरगद, पीपल या इस तरीके के जो पेड़ हैं जिनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं, काफ़ी दूर तक जाती हैं, तो इस तरह के पेड़ों से इनको अवॉइड करना चाहिए। इन तरह के पेड़ों से दूरी बना के रखना चाहिए, अदरवाइज़ उनकी जड़ें क्या करती हैं, इस प्लांट को डैमेज कर सकती हैं। सिक्स्थ वन इज इट शुड बी ओपन टू रिसीव द सन रेज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द डे एंड कीप द प्लांट इन वार्म।
इसको ऐसे खुली जगह पे बनाना चाहिए कि जहाँ पर सूरज की रोशनी दिन भर इसको मिले, जिससे कि प्लांट में गर्मी मेंटेन रहे। द सनलाइट शुड फॉल ऑन द प्लांट एज टेम्परेचर बिटवीन 15 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस इज़ एसेंशियल फॉर गैस जनरेशन एट गुड रेट। अगर जो है प्लांट पर दिन भर टेम्परेचर मेंटेन रहता है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक, तो जो गैस का जनरेशन होता है वो अच्छे रेट पर हमको मिलता रहे। Seventh point is, it should be on the elevated area so that the plant does not get submerged during the normal rains. गांव में जो ऊंचाई वाली जगह होती है, कोशिश करना चाहिए कि जो है प्लांट ऐसी जगह पर लगे जहां गांव में ऊंचाई पे जगह, बारिश में कई बार गांव में पानी कलेक्ट हो जाता है, हल्की फुल्की बाढ़ भी अगर आती है तो ये प्लांट डूब जाता है, तो ये प्लांट जो को पानी से बचाना रहता है, इसलिए इसको ऐसी जगह पे बनाएं जो गांव में थोड़ी ऊंचाई पे हो। Eighth point is, sufficient space must be available for day-to-day operation and maintenance. As a guideline, 10 to 15 meter square area is needed per cubic meter of the gas. इतना सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए कि जो लोग उसमें काम करें उनको सफिशिएंट जगह मिले काम करने में, डे टू डे जो ऑपरेशन होता है उसमें और मेंटेनेंस के काम करने में आसानी रहे। एक गाइडलाइन है कि 10 से गुणे 12 का स्क्वायर मीटर का एरिया होना चाहिए, अगर जो है पर क्यूबिक मीटर गैस के हिसाब से। नाइन्थ पॉइंट इज़, प्लेंटी ऑफ वाटर मस्ट बी अवेलेबल एज द काउ टंग स्लरी विद सॉलिड कंसनट्रेशन ऑफ 7% to 9% यूज़। तो उसके पास पानी की सुविधा होनी बहुत ज़रूरी है, पानी एक प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि हमें गोबर और पानी का जो है स्लरी बनाना रहता है, तो इसलिए पानी एक ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए पास में ही। नाउ द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है वो इस तरह से हैं। ब्रिक्स, सबसे पहले हमें ब्रिक्स चाहिए होती है, तो गुड क्वालिटी ब्रिक्स, प्रेफरेबली मशीन मेड फर्स्ट क्लास ब्रिक विद यूनिफॉर्म साइज एंड शेप। सेकंड जो है वो सीमेंट, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट होना चाहिए, प्योर पोर्ट and land with no impurity packed in polythene bags. Third, sand, fine and coarse with good quality. Fourth, steel for bigger size plant. Fifth is concrete, hard without any impurities. Sixth one is reinforced concrete for large tank. तो ये इसकी क्वालिटी होनी चाहिए, हैविंग गुड क्वालिटी कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर। सेवन्थ इज एस्बेस्टस सीमेंट पाइप फॉर इनलेट एंड आउटलेट। चूँकि स्लरी डालने के लिए एक इनलेट पाइप की ज़रूरत होती है और गैस निकलने के लिए आउटलेट पाइप की ज़रूरत है। गुड क्वालिटीज़ विद नो लीकेज एंड शुड हैव यूनिफॉर्म डायमीटर विद लेंथ एज रिक्वायर्ड। तो स्लरी डालने के लिए और बाद में जो वेस्टेज निकलता है तो इनलेट और आउटलेट पाइप जो है चाहिए होता है वेस्टेज का। फिर फेरो सीमेंट हैविंग फ्यू लेयर्स ऑफ आयरन वायर मेश प्लास्टर्ड विद डायमीटर एंड लेंथ एज रिक्वायर्ड। ब्रिक्स फेरो सीमेंट। एंड देन 10th वन इज़ प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रेनफोर्स प्लास्टिक, पीवीसी, पॉलीथीन। तो इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द construction of biogas plant. Construction detail of biogas plant। तो फ्लोटिंग गैस होल्डर टाइप जो बायोगैस प्लांट होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन, द कंस्ट्रक्शन टेक्निक यूज्ड इन बायोगैस प्लांट शुड बी सिंपल विथ लो डिमांड ऑफ मटेरियल, लो इन कॉस्ट एंड इट शुड बी easily known to mason. The standard requirement for biogas plant construction is especially trained skilled mason to make it leak proof and airtight, otherwise the chances of failure of the plant would be more। तो ये 11 पॉइंट हैं, आप लोग सिविल के हैं, आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और डिटेल में आप नोट से भी पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है डायग्राम में लेआउट, पहले देखिए किस तरीके से लेआउट, जहाँ पे हमें बायोगैस प्लांट बनाना है उसका लेआउट तैयार करते हैं। ऐसे सर्कुलर, ऑलमोस्ट सर्कुलर या इलिप्टिकल शेप में होता है। पहले उसको सेंटर पॉइंट लेकर के इस तरीके से सर्कल फॉर्म में बना लेंगे, मार्किंग द आउटलाइन ऑफ द प्लांट लेआउट। उसके बाद एक्सकवेशन, उसके बाद वहाँ पे
खुदाई करेंगे, खुदाई करके फिर फ्लोरिंग करेंगे, फ्लोर बनाएंगे, और उसके बाद साइड वॉल बनाएंगे, ब्रिक और सीमेंट को यूज़ करके साइड वॉल बनाएंगे। तो बीच में एक पार्टीशन वॉल होती है, ठीक है। पार्टीशन वॉल इस तरह कि एक तरफ उसका स्लरी जो रहेगा पानी और उसका डाइजेशन होगा, और उसके बाद जो वेस्टेज होगा वो दूसरी तरफ आ जाएगा। तो बीच में क्या करते हैं, पार्टीशन वॉल बनाते हैं। फिर इनलेट एंड आउटलेट पाइप होता है, एक इनलेट पाइप होता है और एक आउटलेट पाइप, दो तरीके के पाइप होंगे। फिर प्लास्टरिंग, फिर उस पूरे प्लांट की क्या होगी, प्लास्टरिंग की जाएगी। नेक्स्ट विल बी स्लरी मिक्सिंग टैंक। अब एक टैंक होगा जिसमें कि स्लरी और पानी को मिक्स करेंगे, एक टैंक बनाया जाएगा। 10th इज़ प्लेसिंग ऑफ गैस होल्डर, सबसे टॉप पे क्या होगा, गैस होल्डर होगा। जबकि गैस बनेगी तो वो कहाँ जाएगी, गैस होल्डर में जाएगी। 11th इज़ टेस्टिंग एंड ऑपरेशन। तो दीज 11 स्टेप्स आर कंपल्सरी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बायोगैस प्लांट. Now the utilization and benefit of biogas technology. It provides simultaneous dual benefits in terms of fuel for cooking and lighting as well as fertilizer. तो हम क्या करते हैं, जब स्लरी गोबर का और पानी का स्लरी बनाते हैं और उसको यूज़ करके हम एनारोबिक प्रोसेस करके गैस फॉर्मेशन करते हैं, गैस बनाते हैं। वो स्लरी एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा फिर से उससे जो वेस्टेज निकलता है उसको फिर से हम पानी से मिक्स करके रीयूज़ करके एक बार फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो एक या दो बार उसको रीयूज़ करने के बाद फिर जो वेस्टेज निकलता है, तो जो गैस बनी, गैस तो हमारे खाना बनाने के लिए और लाइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो गई, और जो हमें वेस्ट मिला वो अभी भी उसमें इतना मटेरियल रहता है हमारी जो एक खाद के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो सारे कंटेंट उसमें मौजूद रहते हैं। तो हमें एक अच्छी खाद भी इससे मिल जाती है। तो हमारे कई पर्पज़ सॉल्व हो गए, हमें गैस मिल गई कुकिंग पर्पज़ के लिए, लाइटिंग के लिए, और हमें जो है खाद भी अच्छी मिल गई। Second is biogas burns efficiently without smoke or smell and eliminates the possibility of eye and lung disease caused by smoke. तो बायोगैस का जो स्मोकलेस हम लोग को मिलता है फ्लेम, तो इसमें क्या होता है, धुआं चूँकि नहीं होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं ना के बराबर होता है। तो ये होता है हमारी आँख के लिए, और लंग्स को इससे कोई डिजीज़ होने की संभावना नहीं रहती है। थर्ड, it reduces the drudgery of women and children in terms of providing relief from the collection of firewood and preparation of dung cakes. इस बायोगैस आ जाने से जो गांव में औरतें और बच्चे दिन भर जो है लकड़ी और पत्ते बुनते थे, वो उससे भी उनका समय बच जाता है। और दूसरा कि उसके बाद जो वो कंडा या उपल पाते थे वो भी उनको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Fourth one is the gas can also be used in dual fuel engine where up to 80% of the diesel can be replaced with biogas. ये जो बायोगैस जनरेशन होता है, इससे जो हमें बायोगैस मिलती है, इससे हम डीजल इंजन में भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे 80% बायोगैस और 20% डीजल। तो डीजल के 80% डीजल की भी हम बचत कर सकते हैं बाय यूजिंग बायोगैस। फिफ्थ वन इज़ बिसाइड्स गैस द डाइजेस्टेड स्लरी कैन बी यूज्ड एज नेचुरल फर्टिलाइजर विच इम्प्रूव द सॉयल फर्टिलिटी। जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, गैस के अलावा भी जो डाइजेस्टेड स्लरी है उससे हमें जो फर्टिलाइज़र मिलता है वो नेचुरल फर्टिलाइज़र है, और उससे हम जब खेतों में यूज़ करते हैं तो हमारा ज़मीन का फर्टिलिटी रेट काफ़ी बढ़ जाता है। सिक्स्थ वन इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द प्लांट not only improve the sanitary condition of your village but also prevent deforestation and assure ecological and environmental balance. Cow dung slurry with a solid concentration of 7 to 9% is used. तो क्या होता है, गांव में जितनी भी गंदगी होती है, ह्यूमन एक्सक्रेटा होते हैं, जानवरों के जो गोबर होते हैं, वो सब कुछ इसमें यूज़ हो जाता है। तो एक तरीके से पूरे गांव का सैनिटेशन हो जाता है, पूरे गांव के साफ़ सफाई हो जाती है, सारी गंदगी वहाँ की दूर हो जाती है, और इससे क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट पे भी बुरा असर नहीं पड़ता है, साफ़ सफाई गांव में प्रॉपर रहती है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर. In the next lecture we will discuss the various type of floating point and down type, fixed type and floating point type gas biogas power plants.